नमस्ते एवरीवन। सो मंडे फिर से आ चुका है। सो एटलीस्ट मैं ट्राई करता हूँ कि मंडे को कुछ अच्छा खबर दूँ ताकि पड़े रहने की हिम्मत मिल सके हमें, क्योंकि मार्केट तो कोई खास कर नहीं रहा है। तो इस तरह के मार्केट में टिकने के लिए हिम्मत तो चाहिए होगा, जो कि सबके पास नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट कुछ ऐसा न्यूज़ दूँ जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। आज के वीडियो में मैं आपको जेफरीज के रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसमें कुछ अच्छा खबर है इंडियन इकोनॉमी को लेकर। एंड ऑफ कोर्स उन लोगों ने अपना स्टॉक पोर्टफोलियो में भी कुछ चेंजेस किए हैं ना। कुछ नया स्टॉक खरीदा गया है, कुछ बेचा गया है और कुछ का एलोकेशन कम किया गया है, कुछ में एलोकेशन बढ़ाया गया है। इसको भी जानेंगे कि कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं। और साथ ही आप लोग के कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्न भी हैं। पहला प्रश्न है, मैं आपका नियमित श्रोता हूँ। मेरे पास स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लैक्सी कैप तीनों फंड्स हैं। स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई पे है, तो क्या इस टाइम थोड़ा थोड़ा जो मैं लमसम करता हूँ वो कैसे करूँ, ठीक है, कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक और क्वेरी है, डिविडेंड कैप्चरिंग के बारे में बताएं। ये भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हम लोग को जानना चाहिए। तो सबसे पहले तो मार्केट देख लेते हैं। तो मार्केट में तो कुछ हो नहीं रहा है, बट देखना तो है। यहाँ पे देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और सेक्टर थीम नीचे देखें तो डिफेंस तो मोस्टली फ्लैट था, सुबह थोड़ा बहुत पॉजिटिव था लेकिन बाद में थोड़ा गिर गया। बट हाँ, कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाहर देख लेते हैं, यहाँ पे यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है। यूरोपियन मार्केट्स देखते हैं तो यहाँ पे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, मोस्टली फ्लैट है, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे है। एशियन मार्केट्स देख लेते हैं। जापान का मार्केट बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, हांगकांग का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, इवन चाइना का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं तो क्रूड ऑयल $84 पर बैरल के आसपास चल रहा है ब्रेंट क्रूड। तो अगेन थोड़ा तो बढ़ा है लेकिन चलता है ना। 100 प्लस कहाँ जा रहा था, 90 प्लस, तो उसके मुकाबले तो एटलीस्ट इतना ही है। देखिए, अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, मैंने कई बार डिस्कस किया है, तो अगेन फिर से मैं कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। ये चलता रहेगा अभी, ठीक है, मान कर चलें। ईरान बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रहा है, यूएस जो बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ईरान का इनफैक्ट डिमांड है, पहले यूएस का डिमांड आ रहा था ना, अब तो यूएस काफ़ी हद तक वीक पड़ गया यहाँ पे ना, क्योंकि जल्दी जल्दी वो भागना चाहता है। अब ईरान का डिमांड आ रहा है कि भाई ये करोगे तो मैं ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलूँगा पूरी तरह से। तो ये प्रॉब्लम है। अब ये चलेगा, थोड़ा मेंटली हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लेकिन हाँ, इन सब के कारण निगेटिविटी बनाना कि मार्केट कभी नहीं रिटर्न्स आएगा, ये सब थॉट प्रोसेस सही नहीं। इस तरह का प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम हमेशा कितना आया कितना गया, मार्केट को लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अप डाउन होता है ना, अब डेली बेसिस पे, वो सही बात है भाई, मार्केट है, इसका नेचर ही ऐसा है। अब आपको लग रहा है डेली अप डाउन क्यों हो रहा है, तो भाई आपको जानकारी नहीं है ना, डेली ऐसे ही करता है। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब ऑफ कोर्स, शॉर्ट टर्म है तब तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हेडेक है। लेकिन अगर आप पढ़े रहो, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ना, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, ये सब चीज़ आएगा जाएगा। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस है। इनफैक्ट ये तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ना, कि ठीक है भाई, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अच्छा है, अच्छे रेट पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे एनएवी अच्छा मिल रहा है आपको, कम रेट पे खरीद रहे हैं, जो कि बढ़कर रिटर्न्स आपके आएंगे। स्टॉक्स में भी अगर अच्छे वैल्यूएशन पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके रिटर्न्स बढ़कर आएंगे। तो इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं। हाँ, इंडियन इकोनॉमी पे आपको नज़र रखना है, वो तो सही बात है। अगर इकोनॉमी ही आपका डाउन हो जाएगा तब तो इवन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स भी हैम्पर कर सकते हैं ना। उसी तरह से वैल्यूएशंस पे नज़र रखना होता है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है फिर से रिटर्न्स उसके कारण नेगेटिव हो जाएगा। इंडियन मार्केट्स का वैल्यूएशन देखेंगे तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट 2 साल से तो कोई रिटर्न कोई खास आया नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा है, उस फ्रंट पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। इनफैक्ट कहीं कहीं तो अगर स्टॉक वाइज देखें तो अभी भी कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं, उसका एडवांटेज उठाना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि इंडियन मार्केट्स कोई बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया, ये भी ध्यान में रखना है। कहीं कहीं फेयरली वैल्यूड है, कहीं कहीं थोड़ा ओवर वैल्यूड है, और कहीं कहीं मतलब सेगमेंट्स की बात बोलो, अलग अलग सेगमेंट देखेंगे तो। लेकिन हाँ, ये मानकर चलना कि कोई रिटर्न नहीं आए तो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नाउ इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जेफरीज का रिपोर्ट थोड़ा जान लेते हैं ना, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। भाई कुछ पॉजिटिव बातें बोली गई हैं तो जानते हैं उन्होंने क्या बोला है। तो जेफरीज क्या है, तो जेफरीज एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकर है, वर्ल्ड का लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकर, और साथ ही कैपिटल मार्केट्स फर्म है। तो अक्सर उनका रिपोर्ट आता रहता है, मैं भी कई बार आप लोगों को बताया है उनके रिपोर्ट्स के बारे में। तो इंडियन मार्केट्स को लेकर उनका जो आउटलुक है ना, वो पहले के मुकाबले और पॉजिटिव हुआ है। क्यों पॉजिटिव हुआ है, तो एक तो है बैंक क्रेडिट ग्रोथ, जो कि बार बार मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जो कुछ भी उन्होंने बोला है ना, सब चीज़ आपको पहले से पता होगा अगर आप
पढ़े रहो, यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, सब कुछ मैं पहले से आप लोग को अपडेटेड रखता हूँ। सेम चीज़ वो बोल रहे हैं, बट हाँ वो बोल रहे हैं तो फ़र्क तो ज़्यादा पड़ता है, जानना चाहिए। उनका बोलना है कि जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ है ना, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट पेस इतना ज़्यादा है कि 10 साल में इस तरह का देखा जा रहा है, 10 साल के गैप में कितना ज़्यादा ग्रोथ आ गया बैंक का क्रेडिट ग्रोथ ना। उसके साथ ही फॉरेन इक्विटी जो इन्फ्लोज़ है वो थोड़ा बहुत वापस आया है। पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था ना, लेकिन अब वहाँ भी फॉरेन इक्विटी में जो इन्फ्लोज़ है, फॉरेन इक्विटी इन्फ्लोज़ है, वो फिर से स्टार्ट हुआ है। और साथ ही सेंट्रल बैंक के जो मेजर्स हैं उसके कारण रुपी को भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये 3 मेन पॉइंटर्स उन लोगों का बोलना है। और क्रिस्टोफर वुड, आप लोग नाम भी शायद उनका सुने होंगे ना, जेफरीज के ग्लोबल हेड हैं ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी। तो वो ग्रीड और फियर एक नोट पब्लिश करते हैं, तो ये फ्राइडे को उन्होंने पब्लिश किया था। तो उसमें उन्होंने बोला है कि देखिए इंडियन जो डोमेस्टिक स्टोरी है ना वो पॉजिटिव लग रहा है। तो कुछ रीजंस दिए हैं कि भाई क्यों थोड़ा पॉजिटिविटी आया है। तो एक तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ना नेट बाय उनका देखेंगे तो $2.12 बिलियन ऑफ डोमेस्टिक इक्विटीज़ जुलाई में ख़रीदा गया है, जिसके कारण ऑफ कोर्स इंडिया में थोड़ा बेनिफिट मिला है। और इंडिया ये जो बाय हुआ है ना उसका एक बड़ा रीज़न वो लोग बोल रहे हैं कि बाहर जो मेमोरी चिप ट्रेड है ना, क्योंकि ज़्यादातर तो यही हो रहा था ना कि बाहर सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्ट करो, लेकिन पिछले कुछ समय से उन स्टॉक्स में प्रॉब्लम आने लगा है। तो वहाँ पे अनवाइंडिंग हो रहा है कि नहीं भाई अब कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करें। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा पैसा उसके कारण, और आईटी में भी थोड़ा बहुत आप लोग मोमेंटम देख रहे हैं ना, तो इसका एक कारण वो भी है कि उससे कोरिलेटेड है। पूरे साल का देखेंगे ऑफ कोर्स वहाँ पे तो अभी भी सेल ही है ना, मतलब आउटफ्लोज हुआ है $25.86 बिलियन के आसपास। लेकिन हाँ रीसेंट टाइम्स मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, एक मंथली वाइज आप लोगों को डेटा भी दिया था, डेली वाइज डेटा भी दिखाया था FIIs का, इनफ्लो आउटफ्लोज का। उसमें भी यही पता चला था ना कि नहीं भाई रीसेंट टाइम्स में थोड़ा मोमेंटम तो आया है, थोड़ा पॉजिटिविटी आया है। और सबसे बड़ी बात जो कि कई बार मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है वो है डोमेस्टिक लेंडिंग में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ 17%, 18% ईयर ऑन ईयर, और उसमें भी कॉरपोरेट लेंडिंग, कंपनीज़ को लेंडिंग 20% के आसपास जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर आप देख लें या फिर रिटेल बोरिंग देख लें, वहाँ भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये सब आपको बता रहा है कि भाई जो इकोनॉमी है हमारा उसमें डिमांड है, और डिमांड है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी आप लोग हमेशा जानते हैं ना कि डोमेस्टिक डिमांड लेड इकोनॉमी है। एक्सपोर्ट तो हम बहुत ज़्यादा करते नहीं हैं, पहले से इम्प्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो हमारा मोस्टली वही है, डोमेस्टिक डिमांड पे चलता है। तो अगर उसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए। और साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगेन ये सब मैंने पहले भी आप लोग को बताया हुआ है कि जो फॉरेन करेंसी इनफ्लो स्कीम है ना, जिसमें कि नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स हो गया, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग हो गया, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स हो गया, उसमें अबाउट $41 बिलियन बाय द एंड ऑफ जुलाई इतना आ चुका है। और जेफरीज एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो टोटल इन्फ्लोज है जो बाहर आ रहा है RBI का जो स्कीम है उसके अंतर्गत $80 बिलियन to $100 बिलियन तक आ सकता है सितंबर 30, जो कि डेडलाइन है तब तक, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है। RBI की तरफ से भी कदम उठाया गया है। गवर्नमेंट ने भी जो टैक्स था ना FIIs का, जो बॉन्ड्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं उसमें जो इंटरेस्ट पे टैक्स लगता था ना उसको भी हटा दिया गया है ना, उसके कारण और पैसा आ रहा है। $8.7 बिलियन का नेट इन्फ्लो हुआ है जून से अभी तक, अगर आप डेटा देखें। जेफरीज ने अपने लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में भी चेंजेस किए हैं, लाइक HDFC बैंक को उन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो से हटा दिया है। पॉलिसी बाजार ना PB फिनटेक, उसको भी अपने पोर्टफोलियो से हटा दिया है। MCX और लेंसकार्ट सॉल्यूशंस को ऐड किया है ना, एज अ रिप्लेसमेंट इनको ऐड किया गया है। REC को हटाकर बजाज फाइनेंस को ऐड किया गया है। इटर्नल का जो एलोकेशन है उसे 1% से बढ़ा दिया गया है, और भारतीय एयरटेल का जो एलोकेशन था उसे 1% से कम कर दिया गया है। तो ये सब चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में किया है इन लोगों ने। देखिए ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, ब्रोकरेज फर्म्स हैं, या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनका जानना चाहिए कि भाई क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, लेकिन बिना सोचे समझे उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए, या फिर जो बेच रहे हैं बिना सोचे समझे नहीं बेच देना चाहिए, ठीक है। ये जो भी रिपोर्ट्स आता है ना मोस्टली शॉर्ट टर्म का आता है, 1 साल, खासकर जो ये जो ब्रोकरेजेस का रिपोर्ट आता है ना 1 साल का आता है, ठीक है। और हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई भी कदम दूसरा कर रहा है मैं भी कर दूँ, बिल्कुल नहीं। आप खुद का स्टडी करें,
देखें कि क्या अच्छा है क्या ख़राब है, आपके लिए क्या सूटेबल है, उसके आधार पर डिसाइड करें। मैं यही करता हूँ। किसी ने बोल दिया, किसी ने भी बोल दिया, कितना भी बड़ा हो ना, कितना भी ज़्यादा पैसा बनाया हुआ हो, या फिर कितना भी बड़ा ब्रोकरेज फर्म हो, जी नहीं, मेरा पैसा है, सूटेबिलिटी मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं खुद का डिसीजन लेता हूँ सोच समझ कर। लेकिन हाँ, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, उससे एक हेल्प तो मिलता है ना, गाइडेंस मिलता है। दैट्स इट। नाउ मैं आप लोगों के 2 प्रश्नों का जवाब दे देता हूं। तो पहला प्रश्न ऑफ कोर्स है कि भाई लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह का प्रश्न है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है, मैंने बार बार बताया है। रिस्क प्रोफाइल चेक करें, इन्वेस्टमेंट होराइजन चेक करें, उसके आधार पे आप डिसाइड करें कि मुझे लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट करना है, मिड कैप में कितना इन्वेस्ट करना है और स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट करना है। रफली करना है, एग्जैक्ट अमाउंट मैंने कभी नहीं बोला कि एग्जैक्टली आप उतना ही करें। रफली ना कि भाई 20-30% इसमें करूँगा, 10-20% इसमें करूँगा, 60-70 या 50-60% इसमें इन्वेस्ट करूँगा। ये प्लान बनाएं आप, और अच्छी तरह से प्लान बनाने के बाद इन्वेस्टमेंट करते रहें। देखिए, अभी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन कहीं हो गया है। लार्ज कैप्स ऑफ कोर्स रिलेटिवली अच्छा फेयरली वैल्यूड है, और मिड कैप स्मॉल कैप इसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, टोटली अग्री। लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन है। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहता है, छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कहीं भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर जगह में इन्वेस्ट करेंगे, बाकी सब कुछ कोई दूसरे जोन में चला गया है। फ़िलहाल ऐसा नहीं है। लेकिन 2 चीज़ें याद रखना है अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तभी, नंबर 1, और सेकंड, छोटा छोटा अमाउंट करके इन्वेस्ट करना है। जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, लाइव स्ट्रीम में मैंने इसको डिटेल में कवर किया था ना, बट एनी हाउ, इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो मोस्टली आपको इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आपको डाउट नहीं होगा, आपको क्लैरिटी रहेगा। दूसरा प्रश्न है डिविडेंड कैप्चरिंग क्या होता है। तो देखिए, डिविडेंड कैप्चरिंग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मेथड है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे कि किसी कंपनी ने अगर डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया कि भाई हम डिविडेंड देने जा रहे हैं, डिविडेंड अच्छा है, आप चाहते हैं नहीं इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक्स डिविडेंड डेट से पहले उस स्टॉक को खरीद लेंगे, या फिर डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ आप खरीद लेंगे स्टॉक को, और उसके बाद जैसा ही डिविडेंड पे आउट हो गया आप उसको बेच देंगे तुरंत, ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे ये ट्रेडिंग मेथड है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान में रखें कि एक बार जैसे ही डिविडेंड मिल जाता है ना, तो स्टॉक फिर से तेज़ी से गिर जाता है। जो भी डिविडेंड जितना आपको मिला है ना, लगभग उतना ही गिर जाएगा। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं, बट ये सब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मेथड्स हैं ना, मतलब थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा तो कितना मिल जाएगा, ठीक है। इक्विटी में मैंने बार बार बताया रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर यहाँ आए तो बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करें लॉन्ग टर्म में ना, लॉन्ग टर्म तक बने, अच्छा क्वालिटी रखें, कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाएं और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करें। इतना ज़्यादा रिस्क लेके थोड़ा बहुत इधर उधर रिटर्न बनाने का इक्विटी में ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, हाइप जरूर करें। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।